हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी की आगामी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मेंस से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न के मॉडल आंसर को डिस्कस करूंगा। आज का जो हमारा मॉडल आंसर डिस्कशन का टॉपिक है वह बीपीएससी मुख्य परीक्षा की सिलेबस के अंतर्गत जीएस पेपर 2 से संबंधित है। जीएस पेपर 2 के अंतर्गत जो सेक्शन 1 में इंडियन पॉलिटी है उससे संबंधित मैं मॉडल आंसर को डिस्कस करूंगा और मॉडल आंसर डिस्कशन पॉलिटी के अंतर्गत संसदीय शासन व्यवस्था से संबंधित होगा। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले हम लोग प्रश्न को देखते हैं और प्रश्न के अनुसार एक फ्रेमिंग तैयार की जाएगी और उसके अनुसार मॉडल आंसर डिस्कस किया जाएगा। आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, संसदीय शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? भारत में संसदीय शासन व्यवस्था के अपनाए जाने के कारणों पर चर्चा करते हुए यह बताएं कि भारतीय संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, देखिए प्रश्न का यहाँ 3 डायमेंशन है। 3 डायमेंशन में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न का पहला डायमेंशन है संसदीय शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। दूसरा, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था क्यों अपनाया गया, यानी कि संसदीय शासन व्यवस्था अपनाए जाने के क्या क्या कारण हैं। और तीसरा, भारतीय संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था से किस प्रकार भिन्न है, यानी कि भारतीय संसदीय व्यवस्था और ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में क्या अंतर, किस प्रकार के अंतर देखने को मिलते हैं। ये 3 डायमेंशन में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इन तीनों डायमेंशन को कवर करते हुए आपको यहां पर आंसर लिखना होगा। तो आइए इसका मॉडल आंसर डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। चूंकि आप सभी जानते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था जो है वह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का प्रकार माना जाता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन हमने लिखा है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। कौन कौन? संसदीय शासन व्यवस्था और दूसरा अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, अगर संसदीय शासन व्यवस्था के एग्जाम्पल आप देखेंगे कि किन किन महत्वपूर्ण देशों में संसदीय शासन व्यवस्था के उदाहरण देखने को मिलते हैं, तो संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत भारत और ब्रिटेन ये 2 महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। वहीं अगर आप अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का एग्जाम्पल देखेंगे तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत यूएसए आएगा, ब्राजील आएगा, श्रीलंका आएगा, ये सारे, रसिया आएगा। ये सारे जो देश हैं जहां पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वर्तमान समय में देखने को मिलती है। ठीक है, ब्रिटिश उपनिवेश का भाग होने के कारण भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। यहां पर हमने बताया कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था 2 प्रकार की होती है, संसदीय और अध्यक्षात्मक। लेकिन चूंकि भारत लंबे समय तक ब्रिटिश उपनिवेश का शिकार रहा है तो उसके अनुरूप ढल जाने के कारण भारत ने संसदीय शासन व्यवस्था को एडॉप्ट किया है। हमने यहां पर इंट्रोडक्शन में इसे समझाने का प्रयास किया। अब आइए प्रश्न का पहला सेक्शन, संसदीय शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं और यहां पर संवैधानिक प्रावधान की किस प्रकार से चर्चा है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। संसदीय शासन व्यवस्था का तात्पर्य सरकार की उस व्यवस्था से है जिसमें कार्यपालिका अपनी विभिन्न नीतियों एवं कार्यक्रमों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी कि संसदीय शासन व्यवस्था की अगर हम लोग परिभाषा देखेंगे तो संसदीय शासन व्यवस्था वैसी शासन व्यवस्था को कहा जाता है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी हमने क्या बताया था, भारत। तो प्रश्न है, समझिए, इसे अच्छे से समझिएगा कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण किस प्रकार से कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो कई एग्जाम्पल के माध्यम से इसे हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कानून बनाने की प्रक्रिया को देख लीजिए। यहां पर कार्यपालिका मंत्रिमंडल कानून बनाएगी, प्रस्ताव पारित करती है कि हाँ इस कानून पर सहमति है मंत्रिमंडल की, लेकिन उस कानून को पारित कराने के लिए किस पर निर्भर होना पड़ता है? विधायिका पर, यानी कि संसद पर। बजट पारित कराने के लिए कार्यपालिका को किस पर निर्भर होना पड़ता है? संसद पर, लोकसभा और राज्यसभा पर। ठीक है, तो भारत में कार्यपालिका जो है अपने सभी नीतियों के लिए, ठीक है, उसके लिए क्रियान्वयन के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय शासन व्यवस्था को उत्तरदायी शासन, वेस्टमिंस्टर मॉडल
और कैबिनेट सरकार व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि संसदीय शासन व्यवस्था का अन्य नाम उत्तरदायी शासन, वेस्टमिंस्टर मॉडल और कैबिनेट सरकार व्यवस्था है। भारत में अगर संवैधानिक तौर पर देखा जाए तो केंद्रीय स्तर पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 एवं 75 में तथा राज्य स्तर पर अनुच्छेद 163 एवं 64 के अंतर्गत सरकार की संसदीय व्यवस्था का उपबंध यहाँ पर मिलता है। इस प्रकार की व्यवस्था में विधायिका में बहुमत प्राप्त दल का नेता वास्तविक कार्यपालिका प्रधान के रूप में कार्य करता है तथा संपूर्ण समाज का संचालन कैबिनेट के माध्यम से किया जाता है। यानी देखिए, संसदीय शासन व्यवस्था जो होती है, संसदीय शासन व्यवस्था में दो प्रकार की कार्यपालिका होती है। एक जो कार्यपालिका होती है वह वास्तविक कार्यपालिका होती है और दूसरी जो कार्यपालिका होती है वह नाम मात्र की कार्यपालिका, जिसे संवैधानिक कार्यपालिका के रूप में भी जाना जाता है। जो नाम मात्र की कार्यपालिका है यह सिर्फ संवैधानिक प्रमुख के रूप में काम करते हैं, वास्तव में इनके पास ज्यादा शक्तियां होती नहीं है। ये सारे निर्णय जो होते हैं वे कैबिनेट की सहमति से सारे निर्णय लेते हैं, लेकिन देश की शासन व्यवस्था का संचालन यही संवैधानिक प्रमुख के नाम से संपन्न किया जाता है। और जो वास्तविक प्रमुख है, जिसका प्रधानमंत्री होता है, ये सारे डिसीजन लेती है। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो है वह वास्तविक कार्यपालिका यानी कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल के पास होती है। ठीक है, तो संसदीय शासन व्यवस्था में दो प्रकार की कार्यपालिका या कार्यपालिका को दो रूपों में डिवाइड करके समझा जा सकता है। तो हमने यहां पर संसदीय शासन व्यवस्था को डिफाइन किया। प्रश्न का पहला सेक्शन यही कहा गया था कि संसदीय शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। हमने उसको डिफिनीशन बताया, संवैधानिक प्रावधानों को बताया और संसदीय शासन व्यवस्था के स्वरूप को यहां पर हमने दर्शाने का प्रयास किया है। अब प्रश्न का दूसरा सेक्शन भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाए जाने के कारणों पर चर्चा करते हुए, यानी कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था क्यों अपनाया गया, उसके महत्वपूर्ण कारण क्या हैं, उस पर डिस्कस करनी है। तो आइए देखते हैं। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था का विकास ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में हुई है। सर्वप्रथम 1833 ईस्वी के अधिनियम में विधान परिषद की स्थापना की गई तथा बाद में अनेक अधिनियमों के द्वारा इसे और अधिक सशक्त बनाया गया। आप सभी जानते हैं, अभी हमने बताया कि ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और ब्रिटेन से ही, चूंकि ब्रिटेन का लंबे समय तक भारत पे शासन रहा है, तो स्वाभाविक है कि ब्रिटिश की जो व्यवस्था है उसका प्रभाव भारतीय व्यवस्था पर देखने को मिला और भारत में उन्हीं चीजों को उन्होंने क्रियान्वित करने का प्रयास किया जो ब्रिटेन में मौजूद है। तो इसी कारण ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था का प्रभाव भारत की राजनीति पर, भारत की गतिविधियों में देखने को मिला। ब्रिटिश सरकार के द्वारा विभिन्न समयांतराल पर जो अधिनियम लाए गए उसमें उसका प्रभाव देखने को मिला और इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय उस व्यवस्था के साथ घुल मिल गए थे। ठीक है, भारत में भी स्वतंत्रता के उपरांत संसदीय शासन व्यवस्था को स्वीकार किया गया, जिसके निम्नलिखित प्रमुख कारण हैं। पहला पॉइंट, भारत के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सहयोगपूर्ण संबंध की आवश्यकता थी तथा नवोदित भारत में संसदीय व्यवस्था में ही संभव था। अब आप यह बात सोचकर देखिए कि भारत को तुरंत स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी और वैसी स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत पश्चात आप सभी जानते हैं भारत में कई प्रकार की समस्याएं भारत में उस समय विद्यमान थी। अशिक्षा बड़े पैमाने पर था, गरीबी हमें देखने को मिल रही थी। ठीक है, कई सारे समस्याएं उस समय, असमानता का भेदभाव था। वैसी स्थिति में अगर विधायिका और कार्यपालिका के बीच हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होते रहता तो सरकार कोई भी ठोस निर्णय नहीं ले पाती। इसीलिए भारत जो उस समय की यहाँ पे बुद्धिजीवी वर्ग थे, उन्होंने सोचा कि अगर संसदीय शासन व्यवस्था को अपना लिया जाए और कार्यपालिका और विधायिका दोनों मिलकर कार्य करें, सहयोग के साथ कार्य करें, तो देश काफी तेजी से अग्रसर हो सकता है, तरक्की के पथ पर जा सकता है। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण था संसदीय शासन व्यवस्था अपनाए जाने के। दूसरा, सरकार में सभी वर्गों एवं क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से संसदीय शासन व्यवस्था अन्य किसी भी शासन व्यवस्था से बेहतर थी। आप सभी जानते हैं कि जो 5 साल के बाद यहाँ पर इलेक्शन संपन्न होते हैं, तो इलेक्शन संपन्न होने के पश्चात चाहे वह केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, जो मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है, मंत्रिमंडल के गठन में केंद्र सरकार भी सारे वर्ग और क्षेत्रों का ध्यान रखती है कि हमने किस समुदाय को हमने शामिल किया, हिस्सेदारी दिया या नहीं दिया। असम से कितने मंत्री होने
होने चाहिए, बिहार से कितने मंत्री होने चाहिए, ठीक है, साउथ इंडिया से कितने मंत्री होने चाहिए। यानी कि सरकार का प्रयास होता है कि भारत के हर एक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हमारे कैबिनेट में देखने को मिले। उसी प्रकार से अगर बिहार का मंत्रिमंडल का गठन होगा तो सीमांचल क्षेत्र से भी लिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मगध का रीजन हो, हर एक क्षेत्र को समीकरण को ध्यान में रखा जाता है, कास्ट फैक्टर को भी ध्यान में रखा जाता है, और ऐसा संभव होगा सिर्फ और सिर्फ संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत। तो यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि सभी वर्गों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कैबिनेट में प्रदान किया जा सके, और इसीलिए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया। अगला, स्वतंत्रता पूर्व शासन व्यवस्था का अनुभव भी भारत को संसदीय शासन व्यवस्था अपनाने के लिए प्रेरित किया। अभी हमने बताया कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपनी औपनिवेशिक सत्ता के दौरान विभिन्न समय अंतरालों पर कई सारे अधिनियम लाए गए, जैसे 1773 का रॉलेट एक्ट आया, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, उससे लेकर 1947 तक भारत सरकार अधिनियम के आने तक कई सारे अधिनियम लाए गए, और इन सभी अधिनियमों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्रमवार रूप से इसे क्रियान्वित करने का प्रयास किया। तो भारतीय इसके लिए पूरी तरीके से अस्वस्थ हो चुके थे और उनका एक्सपीरियंस था, तो इसीलिए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया, ठीक है। अगला पॉइंट, संसदीय शासन प्रणाली ने तत्कालीन अनिश्चितता को दूर करने का प्रयास किया। यदि केंद्र में अध्यक्षात्मक पद्धति की सरकार होती तो देशी राज्यों के शासकों की सत्ता को वैधानिक स्वीकृति देने का दबाव उत्पन्न होता। यह भी एक बहुत बड़ा कारण था जिसके कारण संसदीय शासन व्यवस्था की ओर भारत को जाना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारे बिंदु हमने डिस्कस किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भारत में तत्कालीन परिस्थितियां ऐसी थी, भारत के सामाजिक आर्थिक विकास के हित में यह था कि संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया जाए। इन बिंदुओं से यह स्पष्ट है कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाए जाने के अनेक कारण हैं। यह भारत की तात्कालिक परिस्थितियों तथा सामाजिक आर्थिक विकास हेतु उठाया गया यह अनिवार्य कदम था, ठीक है। तात्कालिक परिस्थितियों यहाँ पर लिखने का मतलब ये हो गया उस समय की जो भी समीकरण थे उन सभी समीकरण के कारण हमें संसदीय शासन व्यवस्था की तरफ रुख करना पड़ा। तो प्रश्न का दूसरा सेक्शन यहाँ पर एंड होता है। अब आइए प्रश्न का तीसरा और लास्ट सेक्शन जो सबसे महत्वपूर्ण है कि भारतीय संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था से किस प्रकार भिन्न है। देखिए, आप लोग एक बात को ध्यान रखेंगे हमेशा, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था बेशक ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था से ली गई है, लेकिन भारतीय संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की बिल्कुल कॉपी नहीं है। आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। दोनों देशों की संसदीय शासन व्यवस्था में कई प्रकार के अंतर देखने को मिलते हैं, और इन्हीं अंतर को हम लोग यहाँ पर विभिन्न पॉइंट के माध्यम से डिस्कस करेंगे। भारतीय संसदीय व्यवस्था की अवधारणा ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था पर आधारित है, तथापि दोनों व्यवस्था में अनेक मूलभूत अंतर विद्यमान हैं जो इस प्रकार हैं। आइए कौन कौन से अंतर विद्यमान हैं उसे हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट और जो सबसे महत्वपूर्ण है, भारत में संवैधानिक रूप से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को स्वीकार किया गया है, यानी कि यहां पर जो सर्वोच्च संवैधानिक पद है, राष्ट्रपति का जो पद है, वे यहां से जनता के द्वारा चुने जाते हैं, भले वह अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएं। जबकि ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार किया गया है, वहां पर जो सर्वोच्च पद है राजा रानी का पद, वह निर्वाचित वे नहीं होते बल्कि वंशानुगत चलते रहता है। तो यह सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अंतर है, और दोनों देशों की संसदीय व्यवस्था की यह विशेषता मान सकते हैं, और भारत की तो काफी अधिक या विशिष्ट लक्षण है संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता है। अगला, भारत में कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है अधिकतम 6 महीने के लिए, यानी कि अधिकतम 6 महीने तक वैसा व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, यानी कि सांसद बने बिना कोई भी व्यक्ति अधिकतम 6 महीने तक भारत में मंत्री पद पर रह सकता है। लेकिन ब्रिटेन में सिर्फ संसद सदस्य ही मंत्री बन सकते हैं, यानी कि मंत्री बनने के लिए वहां पर संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। जबकि यहां पर अब 6 महीने तक, अभी राजस्थान में आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव परिणाम आया, और विधानसभा चुनाव राजस्थान में टोटल 200 सीटें हैं, लेकिन 199 सीटें पर वहां पर चुनाव हुए थे। एक सीट बाद में चुनाव हुआ, और चुनाव वहां पर एक सीट पर चुनाव कराए जाने के पहले ही वहां पर जो भाजपा कैंडिडेट थे उनको मंत्री बना दिया गया। अभी वो जीते भी नहीं और उनको मंत्री बना दिया गया, हालांकि वो बाद में हारने के पश्चात उनको रिजाइन देना पड़ा, ठीक है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि बिना विधानसभा का सदस्य हुए, बिना संसद का सदस्य बने आप केंद्र और राज्य में मंत्री बन सकते हैं, लेकिन इसकी सीमा है कि अधिकतम 6 महीने तक के लिए बन सकते हैं, या फिर 6 महीने के अंदर फिर आपको संसद सदस्य या फिर विधानसभा की सदस्यता, आपको विधानमंडल की सदस्यता आपको लेनी पड़ेगी। तो यह महत्वपूर्ण अंतर है। अगला,
भारत में प्रधानमंत्री प्रायः किसी भी सदन का सदस्य होता है। भारत में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य जो है वह प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और हमारे सामने कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। अगर राज्यसभा का एग्जाम्पल देखेंगे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे, इंदिरा गांधी राज्यसभा की सदस्य थी। अगर लोकसभा का देखेंगे तो नरेंद्र मोदी लोकसभा के सदस्य हैं, अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा के सदस्य थे। कई सारे ऐसे हैं जो लोकसभा और राज्यसभा के जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। तो भारत में प्रधानमंत्री किसी भी सदन के सदस्य बन सकते हैं, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री जो हैं हमेशा निम्न सदन से, यानी कि निम्न सदन को वहां पर हाउस ऑफ कॉमन्स, कॉमन सभा के नाम से जाना जाता है। वहां पर दो सदन के, संसद के वहां पर दो सदन हैं, एक हाउस ऑफ कॉमन्स और दूसरा हाउस ऑफ लॉर्ड्स, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा। ठीक है, तो हमेशा निम्न सदन के व्यक्ति ही ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बनते हैं। तो यह भी एक महत्वपूर्ण अंतर है। अगला, भारत में शैडो कैबिनेट की अवधारणा नहीं पाई जाती है, जबकि ब्रिटेन में शैडो कैबिनेट विद्यमान होती है। ठीक है, शैडो कैबिनेट जो होता है बेसिकली विपक्षी दल के द्वारा बनाया जाता है और एक अल्टरनेट सरकार का, अल्टरनेट जो मंत्रिमंडल होता है उसका काम करता है कि अगर वह सरकार गिर जाती है तो हमारे जो शैडो कैबिनेट के मेंबर है वे शपथ लेकर उसी प्रकार से काम करेंगे। तो यह शैडो कैबिनेट की अवधारणा है, लेकिन यह शैडो कैबिनेट की अवधारणा भारत में नहीं पाई जाती। यह ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की एक विशेषता है। अगला, भारत में संसद सर्वोच्च विधि निर्मात्री इकाई है, पर वह संप्रभु नहीं है। देखिए, इसे ऊपर लिखना चाहिए था। आप लोग जब इसे नोट कर रहे होंगे तो इसे आप लोग दूसरा नंबर पॉइंट पे इसको आप लोग एडजस्ट करेंगे। ठीक है, एक सबसे बड़ा अंतर है कि भारत में जो संसद है वह संप्रभु नहीं है। यहां पर संविधान जो है वह सर्वोच्च है और संसद संविधान के मूलभूत ढांचे की अवहेलना करके कोई भी विधि निर्माण नहीं कर सकती, लेकिन ब्रिटेन ऐसा कर सकती है। ब्रिटेन में संसद जो है पूरी तरीके से संप्रभु है। यहां पर संसद संप्रभु नहीं है, लेकिन वहां पर संसद ब्रिटेन में संप्रभु है पूरी तरीके से। भारत में संसद के कानून बनाने पर कई प्रकार की शक्तियां विद्यमान, कई प्रकार की शक्तियां वहां पर प्रतिबंधित की गई है। सरकार पूरी इंडिपेंडेंट होकर संसद कानून नहीं बना सकती, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। संसद जो मन चाहे वह कानून बना सकती है। ठीक है, निष्कर्ष अब हम लोग देखते हैं, क्योंकि प्रश्न का तीनों सेक्शन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। 5 पॉइंट में हमने अंतर को डिफाइन किया। निष्कर्षता स्पष्ट है कि भारत की संसदीय शासन व्यवस्था में, भारत और ब्रिटेन की संसदीय शासन व्यवस्था में कुछ भिन्नताएं भी मौजूद है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत में संसदीय शासन व्यवस्था सफल एवं कारगर रही है। संसदीय शासन व्यवस्था ने भारत में शासन को सुव्यवस्थित रूप से चलाने का कार्य किया है। ठीक है, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन के साथ ही इस मॉडल आंसर का डिस्कशन यहाँ पर समाप्त हुआ है। उम्मीद है कि संसदीय शासन व्यवस्था से संबंधित यह जो प्रश्न है वह आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे और माइंड में एकदम रोड मैप इसका फिट हो चुका होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग काफी अच्छे तरीके से इसे कवर करेंगे। अभी चूंकि आप सभी जानते हैं कि जनवरी का जो हमारा मंथली टारगेट है उसके अंतर्गत मेंस में आप सभी को पॉलिटी सेक्शन कवर करना है। तो हमारी कोशिश है कि अभी जो भी समय बचे हैं जनवरी के, उसमें पॉलिटी का मैं और अधिक मॉडल आंसर को डिस्कस कर दूं, ताकि आंसर राइटिंग की एक फ्रेमवर्क आपके माइंड में तैयार हो सके और आप लोग उसी के अनुरूप अपना रिवीजन करेंगे। अगले महीने का जो हमारा मंथली टारगेट होगा वह 1 फरवरी को हमारे यूट्यूब चैनल पर अब उपलब्ध वीडियो करा दिया जाएगा। आप लोग जनवरी का जो है मंथली टारगेट उसको जल्दी से कंप्लीट करें, ताकि फरवरी का फिर हम लोग शुरू करेंगे। और इस तरीके से अगर मंथली टारगेट के अकॉर्डिंग अगर आप लोग रेगुलर वे में स्टडी करते जाते हैं तो निस्संदेह आपको 70वीं बीपीएससी में सफलता प्राप्ति से कोई रोक नहीं सकता है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपकी तैयारी में काफी ज्यादा लाभान्वित साबित होगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।